अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? शायद वही ग्रीस से सने हुए गियर्स हाँ, हाँ, या फिर भारी भरकम एक्सल्स, ट्रक के पार्ट्स, बिल्कुल। या फिर धुआं उगलते हुए पुराने कारखाने। पर आप एक ऐसी कंपनी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे जो नेवी के मॉडर्न वॉरशिप्स को पावर दे रही हो, राइट? हाँ, मल्टी मेगावाट गैस टर्बाइन्स के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। सही कहा। और सेना के लिए जो घातक एक्सप्लोसिव गोले बनाते हैं वो भी नहीं। नहीं, वो तो एक ऑटो पार्ट्स कंपनी से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती। एग्जैक्टली लेकिन आज हम जिस कंपनी के डेटा और उनकी स्ट्रैटेजीज का ये गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो अपनी इस पुरानी ऑटो पार्ट्स वाली पहचान को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। आज हम भारत फोर्ज के फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही यानी Q1 FY 2027 के जो नतीजे आए हैं उनको डिकोड करेंगे। ये सच में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है ना? हम यही समझेंगे कि कैसे ये कंपनी अब एरोस्पेस, डिफेंस और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर जैसे हाई टेक सेक्टर्स की एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है। बिल्कुल। पर इस गहरे विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल बदलावों को बिना किसी भारी जार्गन्स के एक आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कॉनकोर एक्सप्लेन इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, और आपके जो भी विचार हो इस चर्चा के दौरान वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही बात है। तो शुरू करें। बिल्कुल। जब हम इनके हालिया अर्निंग्स कॉल के डॉक्यूमेंट्स और इनके रिसर्च नोट्स को डीपली देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक क्वार्टर के प्रॉफिट या लॉस की कहानी नहीं लगती। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसी कंपनी का ब्लूप्रिंट लगता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चल रहे जियोपॉलिटिकल बदलावों का पूरा फायदा उठा रही है। सही पकड़े हैं। और खुद को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी तरह रीइन्वेंट कर रही है। आज के हमारे सोर्सेज सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में असल में पक क्या रहा है। तो ठीक है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सीधे आंकड़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि विजन चाहे जितना भी बड़ा हो भाई, जमीन पर सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है। हाँ, नंबर्स तो जरूरी है ही। अगर हम इस क्वार्टर के बेसलाइन को देखें तो कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू करीब 2347 करोड़ रुपया रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो करीब 11.5% का ग्रोथ है। सॉलिड ग्रोथ है। और वही इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4640 करोड़ रुपए रहा, यानी करीब 18.7% की छलांग। बड़ी छलांग है। और कंसोलिडेटेड ईवीडीए जो है वो 752 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है। लगता तो है, पर अगर हम थोड़ा डीपली देखें। हाँ, वही मैं कहने वाला था। पर जब हम इन परतों को हटाते हैं ना, तो पता चलता है कि उनके ईवीडीए मार्जिन में 160 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 160 बेसिस पॉइंट्स, ये बड़ी बात है। अब सोर्सेज में इसके लिए ईरान युद्ध के संकट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और सप्लाई चेन की दिक्कतों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि मिडल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसका सीधा असर पुणे में बैठी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मार्जिन पर इतनी तेजी से कैसे पड़ता है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें हेवी मैन्युफैक्चरिंग की जो बेसिक वर्किंग होती है, हाँ। उसको देखना होगा। ओके। भारत फोर्ज जैसी कंपनीज में बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं, भट्टियां। हाँ, मेटल पिघलाने के लिए। एग्जैक्टली जिनको चलाने के लिए अथाह एनर्जी यानी पावर की जरूरत होती है। तो जब ईरान या मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है ना, तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ, ग्लोबल मार्केट में ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस रातों रात उछाल मार जाते हैं, और इसका सीधा असर इनके एनर्जी बिल पर पड़ता है। ओह, अच्छा। और इसके अलावा आपने सप्लाई चेन में प्रवासी मजदूरों यानी माइग्रेंट वर्कर्स के संकट का जिक्र किया। हाँ, सोर्सेज में वही लिखा था। अब होता क्या है कि भारत फोर्ज के पास तो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, पर जो उनके टियर 2 और टियर 3 सप्लायर्स हैं ना, जो छोटे पुर्जे बनाते हैं, हाँ, जो उन्हें छोटे नट बोल्ट्स या कच्चा माल देते हैं, वो लोग पूरी तरह से इन माइग्रेंट वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, तो जब वहाँ लेबर नहीं होती तो माल नहीं मिलता। सही कहा। जब वह सप्लायर टाइम पर माल नहीं दे पाता तो भारत फौज की वो बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं वो खाली खड़ी रह जाती हैं। पर उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो चालू रहता है ना। हाँ,
मीटर तो घूम ही रहा है उनका। बिल्कुल, जिससे सीधा उनके मार्जिन्स पर प्रहार होता है। अगर मैं इसको अपने सुनने वालों के लिए एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो ये गिरावट ऐसी नहीं है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम कर दी है। नहीं, क्वालिटी तो वही है। ऐसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे आप चिलचिलाती गर्मी में अपनी कार चला रहे हैं, आप हाईवे पर पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपकी गाड़ी का एसी फुल पावर पर चल रहा है, जिसका सीधा असर आपकी गाड़ी के माइलेज पर पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? यहाँ ग्लोबल एनर्जी की प्राइसेस और लॉजिस्टिक्स की महंगाई वो बाहरी गर्मी है, जिसने उनके मुनाफा रूपी माइलेज को 160 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया। सही बात है। अगर ये बाहरी दबाव नहीं होता ना, तो इनका मार्जिन लगभग 28% के आसपास होता। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मार्जिन के मैथ में एक और बड़ा टेक्निकल पर जरूरी पहलू है। वो क्या? जिसे हम डिनोमिनेटर इफेक्ट कहते हैं। डिनोमिनेटर इफेक्ट, ये क्या होता? मैं समझाती हूँ। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि वो इस बढ़ी हुई कॉस्ट की भरपाई के लिए अपने कस्टमर्स से बात कर रहे हैं, जिसे कस्टमर रिकवरी कहते हैं। अच्छा, मतलब कॉस्ट बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा दिया। हाँ, पर जब वो रॉ मटेरियल की बढ़ी हुई कॉस्ट का पूरा पैसा कस्टमर से वसूल लेते हैं ना, तब भी उनका मार्जिन का जो परसेंटेज है वो कम ही दिखता है। एक मिनट। अगर उन्होंने कस्टमर से पूरा पैसा वापस ले लिया, तो मार्जिन कम क्यों दिखेगा? ये मैथ काम कैसे करता है? मुझे समझ नहीं आया। यही तो कैच है। देखिए, मान लीजिए पहले कोई पुर्जा बनाने में 100 रुपए लगते थे। ठीक है, 100 रुपए कॉस्ट। और वो उसे 120 रुपए में बेचते थे, तो मुनाफा हुआ 20 रुपए, जी, यानी मार्जिन 20%। हाँ, 20% मार्जिन बन गया। अब महंगाई के कारण वही कॉस्ट 110 रुपए हो गई। ओके। उन्होंने कस्टमर से बात की और प्राइस 130 रुपीस कर दी। उनका मुनाफा अभी भी 20 रुपए ही है, यानी एब्सोल्यूट प्रॉफिट वही है। हाँ, प्रॉफिट तो 20 का 20 ही रहा। लेकिन अब उनका रेवेन्यू 130 रुपए हो गया है। हाँ, है ना? तो 130 रुपए पर 20 रुपए का जो मुनाफा है वो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो करीब 15.3% हो जाता है। ओ, मुनाफा वही रहा पर बेस बढ़ गया। बेस बढ़ने से परसेंटेज गिर गया। क्या बात है। हाँ, यही डिनोमिनेटर इफेक्ट है। इसलिए इसे सुधारने में और वापस 28% की रेंज में आने में थोड़ा वक्त लगता है। समझ गया। और इसके अलावा अमेरिका में उनके स्टील ऑपरेशंस में भी लगभग 3 महीने तक मशीन्स खराब रहीं, ब्रेकडाउन हो गया था, जिसके कारण करीब 4 करोड़ रुपए का उन्हें कैश लॉस झेलना पड़ा। 4 करोड़ का नुकसान? हाँ, हालांकि अब उसे ठीक कर लिया गया है। तो मतलब एक तरफ मशीन्स खराब हो रही हैं, मार्जिन का ये जो डिनोमिनेटर वाला मैथ है वो उलझा हुआ है, और बाहरी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि कंपनी डिफेंसिव मोड में, यानी बचाव की मुद्रा में जाने की बजाय पूरी ताकत से आक्रामक हो रही है। हाँ, उनका अग्रेशन तो दिख रहा है नंबर्स में। हम देख रहे हैं कि वो इंडिया में कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए 1800 करोड़ रुपए का ऑर्गेनिक कैपेक्स कर रहे हैं। और बात यहाँ ही खत्म नहीं होती, उन्होंने मार्केट से एक्स्ट्रा 2500 करोड़ रुपए का फंडरेज करने की भी घोषणा की है। हाँ, 2500 करोड़ का फंडरेज। तो अब मेरा सवाल ये है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब इनकी बैलेंस शीट पहले से ही रॉक सॉलिड है, इनका जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो महज 0.45 है, जो कि बहुत ही सेफ जोन माना जाता है। बहुत सेफ है, और बैंक में कैश भी पड़ा है। तो फिर मार्केट से ये 4500 करोड़ रुपए और क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या ये जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना नहीं हुआ? देखिए, ऊपर से देखने पर ये जरूरत से ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, हाँ, मैनेजमेंट की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसे एक बहुत ही अग्रेसिव गेम प्लान कह सकते हैं, जिसे कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड कहा जाता है। कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड मतलब डिमांड आने से पहले ही फैक्ट्री तैयार रखना। बिल्कुल। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना, तो हैवी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज तब तक अपना एक्सपेंशन नहीं करती जब तक कि उनके हाथ में कंफर्म ऑर्डर्स ना हो। हाँ, रिस्क बहुत होता है ना कैपिटल का। पर भारत फोर्ज का जो मैनेजमेंट है वो देख रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब चाइना से हटकर चाइना +1 की तरफ मुड़ रही हैं। सही बात है। अगर वो ऑर्डर्स आने का वेट करेंगे तो वो कैपेसिटी रातों रात तो खड़ी कर नहीं पाएंगे, और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट
किसी और कंट्री को मिल जाएगा। ओह, तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। एग्जैक्टली इसलिए वो ये 2500 करोड़ रुपए बड़े इंजन्स, पावर जनरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में एडवांस मशीनरी लगाने के लिए जुटा रहे हैं। एरोस्पेस? हाँ। आपने एरोस्पेस का जिक्र किया। सोर्सेज में लिखा है कि उनका एरोस्पेस का जो करंट बिजनेस है वो लगभग 200 करोड़ रुपए का है। और वो इसे अगले सिर्फ 2 सालों में दोगुना यानी 800 करोड़ करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। हाँ। मुझे यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है। डाउट कैसा? देखिए, एरोस्पेस कोई ऐसा सेक्टर तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री लगाई और रातों रात प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हाँ, ये तो है। इसमें तो हर एक छोटे से छोटे पुर्जे को भी एविएशन अथॉरिटीज से बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। वो 2 साल में डबल कैसे कर सकते हैं? आपका जो डाउट है वो बिल्कुल जायज़ है। सर्टिफिकेशन में तो कई साल लग जाते हैं। वही तो। लेकिन जो बात हमें यहाँ समझनी होगी वो ये है कि भारत फौज ने ये सारा सर्टिफिकेशन और क्लियरेंस का जो लंबा और दर्दनाक प्रोसेस होता है वो पिछले 5 से 7 सालों में पहले ही पूरा कर लिया है। विट, सच में? हाँ, उनके पुर्जे पहले से ही बोइंग और एयरबस जैसे दिग्गजों के इंजन्स में लग रहे हैं। ओह वाओ, मुझे ये नहीं पता था। तो अब उन्हें नए सिरे से अप्रूवल नहीं चाहिए, उन्हें बस अपनी वॉल्यूम यानी क्वांटिटी बढ़ानी है। अच्छा। हाँ। तो सड़क बन चुकी है, बस अब उस पर गाड़ी दौड़ानी है उन्हें। बिल्कुल सही। और जहाँ तक उनके सेमीकंडक्टर बिजनेस की बात है, वो आने वाले कुछ सालों में करीब 3 से 4 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। ओके। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जिस बात ने इन्वेस्टर्स को एक्साइट किया हुआ है वो है उनका कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसके 1.5 से ज्यादा रहने की उम्मीद है। मैं थोड़ा अपने सुनने वालों के लिए इस 1.5 वाले नंबर का कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हेवी इंडस्ट्री में ना आमतौर पर कंपनीज 1.1 का रेशियो हासिल करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करती हैं। बिल्कुल। मतलब अगर वो 1 रुपए की मशीन लगाती हैं तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपए का रेवेन्यू निकाल पाती हैं, क्योंकि भारी मशीन्स बहुत महंगी होती हैं। सही कहा। तो हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 1.5 रुपए का रेवेन्यू पैदा करने का सीधा सा मतलब ये है कि वो अब सिर्फ लोहे के पुर्जे नहीं बेच रहे हैं। वो अब बहुत ही ज्यादा हाई इंजीनियर्ड और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। जब आप सिर्फ किसी धातु या मेटल को पिघलाकर आकार नहीं देते, बल्कि उसमें अपनी रिसर्च और पेटेंटेड टेक डालते हैं ना, हाँ, तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो अपने आप ऊपर चला जाता है। ये जो 2500 करोड़ रुपए हैं, ये उसी हाई मार्जिन टेक को स्केल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड वाली स्ट्रैटेजी है, सच में एक बहुत बड़ा दांव है। बहुत बड़ा दांव है, नो डाउट। हम जरूर देखेंगे कि ये दावों फ्यूचर में उनके लिए कैसे काम करता है। और दोस्तों, अगर आप भी इस कॉर्पोरेट एवोल्यूशन और इस दिलचस्प सफर को हमारे साथ ट्रैक करना चाहते हैं तो कॉनकॉल एक्सप्लेन्ड ईजी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कमेंट्स में उन लोगों की राय भी जानना चाहता हूं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं। बिना कंफर्म ऑर्डर्स की कैपेसिटी बढ़ाना, क्या ये बहादुरी है या एक बहुत बड़ा रिस्क? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, मुझे भी उनके व्यूज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भारी भरकम टेक जिस दिशा में सबसे ज्यादा तेजी पकड़ रही है वो है डिफेंस। ओह, डिफेंस। हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इनका डिफेंस का जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो अब 11,196 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को छू रहा है। 11,196 करोड़, माय गॉड। हाँ, और सिर्फ इसी एक क्वार्टर में इन्हें 681 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। पर यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि भारत फौज अब सिर्फ जमीन पर चलने वाली एटैक्स जैसी तोपों या कार्बाइन्स तक लिमिटेड नहीं है, वो अब सीधे समंदर में उतर चुके हैं। जी हाँ, आप मरीन गैस टर्बाइन्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सेक्टर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में किसी एविएशन से कम नहीं माना जाता। सोर्सेज में साफ लिखा है कि उन्हें इंडियन नेवी के कोलकाता क्लास शिप्स के लिए मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। और दोस्तों, हम यहाँ कोई छोटी मोटी मोटर की बात नहीं कर रहे हैं। इनकी जो कैपेसिटी है वो 1.25 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक की होती है। 25 मेगावाट, ये बहुत मैसिव है। एक वॉरशिप के लिए ये टर्बाइन्स उसके दिल की तरह होते हैं। ये सिर्फ शिप को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उसके रेडार्स और पूरे वेपन सिस्टम को बिजली भी यहीं देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा गेम सिर्फ एक बार टर्बाइन बेचना नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? देखिए, सरकार की नेवी के लिए
करीब 140 नए शिप्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। 140 नए शिप्स? ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, और भारत फोर्ज ने सिर्फ नए टरबाइन्स बनाने का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। उन्होंने करंट और आने वाले फ्यूचर टरबाइन्स के लिए एमआरओ का कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल कर लिया है। एमआरओ यानी? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। वेट एक मिनट, ये एमआरओ तो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और लॉन्ग टर्म सर्विस होती है। एक फोर्जिंग कंपनी अचानक से इतने क्रिटिकल नेवल एसेट्स की लंबी मेंटेनेंस में कैसे घुस सकती है? यही तो स्ट्रैटेजी है। वो अब सिर्फ एक पार्ट सप्लायर बनकर नहीं रहना चाहते, वो एक इकोसिस्टम प्रोवाइडर बन रहे हैं। इकोसिस्टम प्रोवाइडर, ओके। जब आपको एमआरओ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना, तो वो एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। अच्छा, मतलब लगातार इनकम आती रहेगी। हाँ, टरबाइन आपने एक बार बेच दिया, लेकिन उसकी सर्विसिंग और उसके स्पेयर पार्ट्स का जो काम है वो अगले 20 से 30 साल तक चलेगा। वाओ! ये ऐसी इनकम है जो रुकेगी नहीं, और इसमें मार्जिन तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। ये तो सच में एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है ना? लेकिन जब डिफेंस की बात चल रही हो और एक्सपोर्ट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत फोर्ज जैसी कंपनीज के दम पर भारत ग्लोबली डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बन सकता है? अगर हम साउथ कोरिया की तरफ देखें, आज वो ग्लोबल डिफेंस मार्केट में पूरी तरह छाए हुए हैं, क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात है, वहाँ तो हमारी कंपनीज पूरी तरह रेडी हैं। ठीक है, टेक में हम पीछे नहीं हैं। लेकिन ग्लोबल डिफेंस मार्केट में सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट के दम पर आप अरबों डॉलर के डील्स नहीं जीत सकते। तो फिर क्या चाहिए होता है? इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सॉवरेन बैकिंग का। यानी सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट। एग्जैक्टली। कॉल के दौरान भी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि साउथ कोरिया आज जहां है, उसके पीछे एग्जिम फाइनेंसिंग और उनके सॉफ्ट लोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये एग्जिम फाइनेंसिंग का क्या चक्कर है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार दूसरे देश को लोन दे ताकि वो हमारे ही हथियार खरीद सकें? सही पकड़े हैं। देखिए, डिफेंस के जो डील्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि कई डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक साथ पे करने के लिए कैश नहीं होता। समझ गया? तो ऐसे में जो एक्सपोर्टर देश की सरकार होती है, जैसे साउथ कोरिया की, वो अपने एक्सिम बैंक के जरिए उस बायर कंट्री को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर यानी सॉफ्ट लोन देती है। अच्छा, और कंडीशन ये होती होगी कि पैसा उसी देश में खर्च होगा? हाँ, बिल्कुल। शर्त यही होती है कि वो इस पैसे से उसी देश की कंपनी जैसे भारत फोर्ज से ही हथियार खरीदेंगे। ओह वाओ, ये तो डबल फायदा है। स्केल पर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क और डिप्लोमेटिक हैंड होल्डिंग तेजी से नहीं करती, तब तक सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट के भरोसे ग्लोबल हब बनना थोड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बेहद ज़रूरी नज़रिया है। बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हम वो बड़ी छलांग नहीं लगा सकते। सही बात है। वैसे डिफेंस में ही ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आया है जो इनके वर्टिकल इंटीग्रेशन को लेकर मुझे सच में चौंकाता है। आंध्र प्रदेश वाला नया प्लांट? हाँ, आंध्र प्रदेश में जो इनकी नई मॉड्यूलर फैसिलिटी बन रही है, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। यहाँ एनर्जेटिक्स का काम होने वाला है। एनर्जेटिक्स मतलब जहां पहले भारत फौज सिर्फ आर्टिलरी शेल्स यानी तोपों के गोलों का बाहरी लोहे का ढांचा बनाती थी, अब इस नई फैसिलिटी में वो उन गोलों के अंदर असली एक्सप्लोजिव और प्रोपेलेंट्स भरने का काम भी खुद ही करेंगे। बाप रे, इसे ही तो पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करना कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेटलर्जी यानी मेटल को आकार देना एक अलग चीज है, लेकिन एनर्जेटिक्स एक पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और सेफ्टी रूल्स का खेल है। बहुत ही सेंसिटिव काम है। हाँ, जब एक ही कंपनी गोला भी बना रही है और उसमें बारूद भी खुद ही भर रही है, तो इसका मतलब है सेना को एक रेडी टू यूज फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे प्रॉफिट भी उनका बढ़ेगा। प्रॉफिट यानी मार्जिन तो बढ़ेगा ही, साथ में डिफेंस सेक्टर में उनकी एक ऐसी मोट, एक ऐसी खाई तैयार हो जाएगी जिसे पार करना किसी भी नई राइवल कंपनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। कमाल है। तो एक तरफ वो यहाँ इंडिया में इतनी बड़ी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और एक पूरा डिफेंस का इतना बड़ा इकोसिस्टम बना रहे हैं। लेकिन देखिए, कैपिटल या पैसा कभी अनलिमिटेड तो होता नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर की इन हाईटेक स्कीम्स को फंड करने के लिए कभी-कभी आपको पास्ट का जो डेड वेट होता है, जो बोझ होता है, उसको बड़ी बेदर्दी से
काटना पड़ता है, सही कहा। जो कि हमें सीधा उनके फॉरेन ऑपरेशंस की हाउस क्लीनिंग यानी उनकी सफाई वाले पॉइंट की तरफ ले जाता है। हाँ, यूरोपियन ऑपरेशंस। हाँ, सोर्सेज में बताया गया है कि जर्मनी में इनकी एक यूनिट है सीडीपी, जिसकी अभी रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है और इसके लिए वो करीब 3 करोड़ रुपए का मैन पावर रिडंडेंसी खर्च उठा रहे हैं, जो 2027 के अंत तक खत्म होगा। उसके बाद इस सीडीपी के जितने भी प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स हैं वो सब इंडिया शिफ्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क नजर आ रहा है। कैसा रिस्क? देखिए, जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली जर्मन ऑटो या टेक कंपनीज, वो लोकल सोर्सिंग और क्वालिटी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। हाँ, उनके स्टैंडर्ड्स तो काफी हाई होते हैं। तो क्या आप बस जर्मनी की एक चलती हुई फैक्ट्री को अचानक बंद करके उसके सारे ऑर्डर्स पुणे शिफ्ट कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जर्मन क्लाइंट चुपचाप मान जाएगा और खुश रहेगा? ये लोग इस लिस्ट को मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये सवाल आपने बहुत लॉजिकल पूछा है, क्योंकि जनरली ऐसी चीज करना काफी बड़ा रिस्क होता है। तो वही मैं सोच रहा था। लेकिन इसे समझने के लिए आपको आज के यूरोप के जो ग्राउंड हालात हैं उन्हें समझना होगा। अच्छा। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, यूरोप में और स्पेशली जर्मनी में एनर्जी के प्राइसेस इस कदर आसमान पर जा चुके हैं कि अब वहाँ हेवी मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल रह ही नहीं गया है। वो बिजली इतनी महंगी हो गई है। हाँ, ये सिर्फ भारत फौज की प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो जर्मन क्लाइंट्स हैं ना, उनकी भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें भी पता है कि अगर पुर्जे वही जर्मनी में बनेंगे तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा आएगी कि उनका अपना फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं। ओहो, तो इसका मतलब ये एक तरह का फोर्स्ड ऑप्टिमाइजेशन है। बिल्कुल सही टर्म यूज किया आपने, फोर्स्ड ऑप्टिमाइजेशन। यूरोपियन कंपनीज के पास अब इंडिया जैसे कॉस्ट इफेक्टिव देशों से हाई क्वालिटी पुर्जे आउटसोर्स करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और भारत फौज ने तो पिछले कुछ दशकों में अपनी क्वालिटी प्रूव की ही है ना। हाँ, वो तो वर्ल्ड क्लास है। इसलिए जब वो इन ऑर्डर्स को जर्मनी से उठाकर इंडिया लाते हैं तो क्लाइंट को एक कम्पेटिटिव प्राइस मिल जाती है और भारत फौज को यहाँ की लो प्रोडक्शन कॉस्ट का डबल फायदा मिलता है, जिससे उनका मार्जिन सीधा आसमान छूने लगता है। क्या बात है। तो ये जो आपको 3 करोड़ का रिडंडेंसी कॉस्ट दिख रहा है ना, हाँ। वो एक्चुअली उस आने वाले बड़े प्रॉफिट का एक छोटा सा एंट्री टिकट मात्र है। हाँ, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मुश्किल हालात का क्या बढ़िया फायदा उठाया है। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ के जियोपॉलिटिकल हालात भी कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, यूएस में थोड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनके जो एल्युमिनियम ऑपरेशंस हैं वहाँ काफ़ी दबाव दिख रहा है। सोर्सेस से हमें पता चला है कि यूएस ने कनाडा से आने वाले एल्युमिनियम पर सीधा 50% का हेवी टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया है। 50%? ये तो बहुत बड़ा टैक्स है। और अब देखिए, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के लिए भी बेहिसाब बिजली चाहिए होती है और यूएस के पास खुद का इतना एल्युमिनियम है नहीं कि वो खुद सप्लाई मीट कर सकें। सही बात है। तो ये जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। ये तो उनके प्रॉफिट मार्जिन के आगे एक बड़ी ईंट की दीवार खड़ी होने जैसा है। तो वो ये कॉस्ट खुद अपनी जेब से भर रहे हैं या उन्होंने इसे भी कस्टमर के सर पर डाल दिया है? देखिए, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी दीवार है और यूएस में इनके मार्जिन्स इसी वजह से बुरी तरह से हिट हुए हैं। हाँ, होना ही था। वो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट का कुछ हिस्सा तो जरूर अपने कस्टमर्स पर पास ऑन कर रहे हैं, पर पूरी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में और भी कंपेटिटर्स तो है ना। सही बात है, पूरा डालेंगे तो कस्टमर चला जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट का जो व्यू है इस पर वो बहुत ही क्लियर है। उन्हें पता है कि ये जो टैरिफ वॉर है ये हमेशा के लिए तो नहीं चलने वाला। आज नहीं तो कल ठीक होगा। हाँ, वो इस तूफान के शांत होने का वेट कर रहे हैं और इस बीच वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कारखानों के अंदर की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इतना बेटर कर रहे हैं कि अगले साल तक वो अपने यूएस स्टील ऑपरेशंस में 12% और एल्यूमिनियम में करीब 15 से 16% का मार्जिन वापस हासिल कर सकें। अच्छा। उनका सारा ध्यान अभी उस कैश लॉस को रोकने पर है और अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को बचा के रखने पर है।
ये सच में हमें दिखाता है कि आज के टाइम पर एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग जायंट को चलाना कितना कितना माथापच्ची वाला काम है। बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ अपने फैक्ट्री की मशीन से ही नहीं लड़ना, बल्कि ये ग्लोबल टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल युद्ध और इन देशों की डिप्लोमेसी से भी लगातार निपटना पड़ता है। हर एक पॉलिसी उनके मार्जिन को इफेक्ट करती है। बिल्कुल। खैर, अब हम आज के इस स्रोतों के गहरे विश्लेषण को रैप अप करने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। आज की इस लंगी चर्चा से ना एक बात तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारत फोर्ज अब वो कंपनी नहीं रह गई है जिसे हम सिर्फ ट्रक के एक्सल्स या ऑटो पार्ट्स के नजरिए से देखा करते थे। एकदम सही। आज वो डेटा सेंटर्स के लिए क्रिटिकल पावर बैकअप सिस्टम बना रहे हैं, एरोस्पेस के लिए हाई ग्रेड पुर्जे बना रहे हैं, जमीन पर तोपें और समंदर में नेवी के टर्बाइंस, और अब तो भाई खुद के एक्सप्लोसिव्स भी बना रहे हैं। ये सच में एक गेम चेंजर एवोल्यूशन है इनका। ये एक ऐसी महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले वक्त में भारत की पूरी इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री को वापस लिख सकती है। चलते चलते मैं एक और बहुत दिलचस्प अपडेट अपने लिसनर्स को दे दूं। हाँ, जरूर। सोर्सेस के हिसाब से ओडिशा में उनका एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, जिसके लिए अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। ओह, ओडिशा प्रोजेक्ट। हाँ, अगर वो मंजूरी ने मिल जाती है तो शायद हम बहुत जल्द मल्टी मोडल मैन्युफैक्चरिंग का एक नया और बहुत ही विशालकाय हब बनते हुए देखेंगे। ये कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड वाला जो उनका प्ले है, ये सच में एक बहुत ही एम्बिशियस बेट है। और ये आगे कैसे पैन आउट होता है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल। अगर आप भी हमारे साथ इस शानदार कॉर्पोरेट एवोल्यूशन को लगातार ट्रैक करना चाहते हैं तो बिना भूले कॉनकॉल एक्सप्लेन्ड इजी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज के इस चर्चा में आपको सबसे ज़्यादा क्या हैरान करने वाला लगा। क्या वो नेवी का टर्बाइन वाला ऑर्डर था, या एग्जिम फाइनेंसिंग की बात, या फिर यूरोप से पूरा काम इंडिया शिफ्ट करने का वो बड़ा स्टेप। हाँ, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और अंत में मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ज़रा थोड़ी देर रुकिए और इस बात पर गौर कीजिए। जिस कंपनी के बनाए पुर्जे कभी सिर्फ इन खराब सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों में लगा करते थे, आज वही कंपनी हमारे सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स को ताकत दे रही है। सही बात है। देश की रक्षा के लिए तोपें और गोले बना रही है और दुनिया भर के एरोस्पेस मार्केट में अपने पंख फैला रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आने वाले फ्यूचर में हम भारत फोर्ज को महज एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनी के रूप में ही याद रखेंगे, या फिर आने वाला इतिहास इसे भारत की सबसे बड़ी, सबसे मुख्य और पावरफुल स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट के रूप में याद रखेगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। इस बारे में आप खुद सोचिए, थोड़ी डीप रिसर्च कीजिए और जो भी आपका जवाब हो वो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।